एक कैट के लिए स्पेशल पेट्स की शॉप में एक एम्प्लॉय सीओ येन काम करती है, जिसे बिल्लियों से बेहद लगाव है। एक बिल्ली बीड ऑन ये को नहलाने और सुखाने के बाद वो उसे एक टाई पहनाकर सजाती है। कुछ मिनट बाद बिल्ली की मालिक सुन क्यूंग, जो अभी मॉल से शॉपिंग करके आई है, बिल्ली लेने पहुंचती है। जब सुन क्यूंग पेमेंट कर रही होती है, सीओ येन बिल्ली को अपनी गोद में लेकर खेल रही होती है। तभी वो खिड़की पर किसी अजीब सी अपीयरेंस को महसूस करती है, पर जब वो ध्यान से देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वह इसे नजरअंदाज कर देती है, लेकिन उसे पता होता है कि कुछ तो अजीब हुआ है। कुछ देर बाद जब सीओ येन कचरा फेंकने बाहर जाती है तो वह देखती है कि सुन क्यूंग अपनी बिल्ली बीड ऑन ये को गोद में लेकर कार में बैठने वाली होती है। उनके साथ एक छोटी बच्ची होती है जो बिल्ली को प्यार से सहला रही होती है। अचानक इस सीन को देखते हुए सीओ येन नोटिस करती है कि वह बच्ची गायब हो चुकी है। वो समझ नहीं पाती कि क्या हुआ। जब सुन क्यूंग अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग में पहुंचती है तो वो लिफ्ट में चढ़ती है। लिफ्ट के अंदर बीड ऑन ये अचानक गुस्सा करने लगती है, जैसे वहाँ कोई और भी मौजूद हो। सुन क्यूंग कुछ समझ नहीं पाती और अपनी बिल्ली को शांत करने की कोशिश करती है। वो 11th फ्लोर का बटन दबाती है। जब लिफ्ट ऊपर पहुँचती है और दरवाजे खुलते हैं तो सुन क्यूंग का हस्बैंड उसे पेल और बेजान हालत में पाता है। वही पास में बीड ऑन ये बैठी होती है, जो पूरी तरह सेफ दिखाई देती है। उसी दोपहर अपनी साइकोलॉजिस्ट से बात करते हुए सीओ येन बताती है कि वह अपने डर पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अब भी बंद जगहों जैसे लिफ्ट में सहज महसूस नहीं होता। ये डर एक पुराने हादसे के कारण है, जब वो आग लगने की घटना में लगभग दम घुटने से बची थी। साइकोलॉजिस्ट उसे कहती है कि उसे अपने डर का सामना करना होगा ताकि वह इससे छुटकारा पा सके। ऑफिस से बाहर निकलते समय सीओ येन एक पुलिस कार को देखती है और उसका पीछा करते हुए सुन क्यूंग के अपार्टमेंट तक पहुंचती है। वहाँ वो देखती है कि एक पुलिसमैन बीड ऑन ये को लेकर जा रहा है। वह उसके पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ। पुलिसमैन जुनसुक उसे बताता है कि कुछ मिनट पहले सुन क्यूंग की मौत हो गई और पुलिस को शक है कि लिफ्ट में बिल्ली के साथ होने के दौरान उसे दिल का दौरा पड़ा। जब सीओ येन को एहसास होता है कि बीड ऑन ये की देखभाल के लिए अब कोई नहीं है तो वह उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करती है। वहीं ये भी पता चलता है कि जुनसुक और सीओ येन स्कूल के समय से एक दूसरे को जानते हैं। उस वक्त सीओ येन जुनसुक को पसंद करती थी। अलविदा कहने से पहले सीओ येन जुनसुक को अपना नंबर देती है ताकि अगर सुन क्यूंग का हस्बैंड बिल्ली को वापस लेना चाहे तो वह उससे कांटेक्ट कर सके। जब सीओ येन पेट्स की शॉप पर पहुंची तो उसने वहां के एम्प्लॉय को बताया कि क्या हुआ था और पूछा कि क्या वह बीड ऑन ये को बाकी बिल्लियों के साथ तब तक छोड़ सकती है जब तक उसका मालिक उसे लेने न आ जाए। लेकिन हान वेई ने कहा कि अब उनकी शॉप इस बिल्ली की जिम्मेदारी नहीं है और उसने सीओ येन से कहा कि वह बिल्ली को अपने घर ले जाए। सीओ येन ने बिल्ली को एक कैरियर में रखा और उसे घर ले जाने लगी। तभी उसने दुकान के बाहर एक डरावनी छोटी लड़की को अपनी ओर घूरते देखा। डरी हुई सीओ दरवाजे से दूर हट गई, लेकिन वह आत्मा फिर से गायब हो गई। उसने बीड ऑन ये को अपनी गोद में लेकर घर जाने का फैसला किया। रात के समय जब वो अकेले सड़कों पर चल रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। घबराकर उसने तेज चलना शुरू किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सड़क पर मौजूद बिल्लियाँ उसे देख रही थी। जब वो घर पहुंची तो उसने बिल्ली को अपार्टमेंट में फेमिलियर कराया और उससे कहा कि अब तक उसकी कोई भी बिल्ली उससे अलग नहीं हुई है। उसी समय सीओ येन को अपनी दोस्त बोही का फोन आता है। बोही उसे बताती है कि वह एक बिल्ली गोद लेने की सोच रही है। सीओ येन इस पर सहमत नहीं होती क्योंकि उसकी दोस्त पहले भी एक पेट को गोद लेकर जल्दी छोड़ चुकी है। लेकिन बोही कहती है कि इस बार वो अलग तरीके से देखभाल करेगी और सीओ येन को उसके साथ शेल्टर जाने के लिए मना लेती है। फोन कॉल खत्म होने से पहले सीओ येन बोही को बताती है कि उसने उसी दिन जुनसुक को देखा, जो अब एक पुलिसमैन बन गया है। लेकिन बोही इस बारे में बात नहीं करना चाहती और कहती है कि वो अब उसे पसंद नहीं करती। सोने की तैयारी करते समय सीओ येन बीड ऑन ये के साथ खेलने के लिए एक वैन का इस्तेमाल करती है। अचानक बिल्ली पलंग के नीचे छिप जाती है। जब वो नीचे झुककर उसे ढूंढने की कोशिश करती है तो अंधेरे में दो आँखें उसे घूरती नजर आती है। वह वही लड़की होती है जो उसे पहले दुकान के बाहर दिखाई दी थी। लड़की उसकी ओर हाथ बढ़ाती है। डर के मारे सीओ येन चीखने लगती है। अगले दिन
वह अपनी साइकोलॉजिस्ट से इस घटना के बारे में बताती है। डॉक्टर येसुक का कहना है कि ये घटना सियो येन के बचपन में हुए हादसे के कारण है और ये ठीक होने की प्रोसेस का हिस्सा है। वह उसे एश्योरेंस देती है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। बाद में जब वे शेल्टर की ओर जा रही होती हैं, तो सियो येन को पता चलता है कि बोही बिल्ली को केवल इसलिए गोद लेना चाहती है ताकि वह लड़कों का ध्यान अट्रैक्ट कर सके। ये सुनकर सियो येन अपनी दोस्त से निराश हो जाती है। हालांकि बोही वादा करती है कि वह बिल्ली का अच्छे से ख्याल रखेगी। शेल्टर पहुंचने से पहले वे एक दीवार पर लापता जानवरों के पोस्टर देखते हैं। फिर वे शेल्टर में एंट्री करते हैं, जहां ली उन्हें उन बिल्लियों के कमरे में ले जाता है जिन्हें गोद लिया जा सकता है। पिंजरों में बंद उदास बिल्लियों को देखकर सियो येन का दिल टूट जाता है, खासकर जब वो एक बीमार दिखने वाली बिल्ली को देखती है। जबकि बोही एक बिल्ली को चुनने में बिजी होती है, ली क्रिमेशन रूम में जाता है और कुछ डेड एनिमल्स की डेड बॉडीज को भट्टी में डालता है। जब वो वापस आता है तो बोही कहती है कि उसने एक बिल्ली चुन ली है। सियो येन ली को बताती है कि पिंजरों में से एक बिल्ली की मौत हो चुकी है। जब सियो येन उदास होकर उस जानवर के डेड बॉडी को देख रही होती है, बोही और ली बिल्ली को गोद लेने के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए बाहर चले जाते हैं। उसी समय कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। जब सियो येन दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो उसे एहसास होता है कि वो अंदर बंद हो गई है। ये देखकर वो घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीखों से बिल्लियां डर जाती हैं और पिंजरों से भागने की कोशिश करने लगती है। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए सियो येन घुटनों के बल बैठ जाती है और अचानक बालों के गोले हेयर बॉल्स उल्टी करने लगती है। सौभाग्य से थोड़ी देर बाद बोही वहाँ आ जाती है और अपनी दोस्त को उठने में मदद करती है। लिफ्ट की सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज जांचने पर पुलिस देखती है कि मिसेस सुनक्यूंग पर किसी इनविजिबल क्रीचर ने हमला किया, जिसे शायद सिर्फ वही देख सकती थी। इन फुटेज को समझने की कोशिश करते हुए पुलिस को शक होता है कि महिला को मिर्गी का दौरा या पैनिक अटैक आया होगा, लेकिन जुनसुक इस लॉजिक से सैटिस्फाइड नहीं होता। उस शाम काम खत्म होने के बाद सियो येन पालतू जानवरों की दुकान के शेल्फ साफ कर रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि जानवर बेचैन होने लगे हैं। एक बार फिर उसे लगता है कि कोई भयानक अपीयरेंस पास आ रही है। वह पलटकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर दरवाजे के दूसरी ओर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। टेस्ट के लिए जब वह दरवाजा खोलती है तो वो बहुत सी मरी हुई बिल्लियां देखती है और डरकर दुकान से बाहर भाग जाती है। कुछ समय बाद हिम्मत जुटाकर वो वापस दुकान लौटने की कोशिश करती है। तभी जुनसुक वहाँ आता है और उसके साथ पैंट्री की जांच करता है। हालांकि वहाँ कुछ भी अजीब नहीं मिलता। वह सियो येन को उसके घर तक सेफली छोड़ने जाता है और बताता है कि मिसेस सुनक्यूंग के हस्बैंड अभी बीड ऑन ये को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। सियो येन कहती है कि उसे बिल्ली की देखभाल करने में कोई परेशानी नहीं है। जुनसुक के जाने के बाद सियो येन घर लौटती है, लेकिन रात में वह सो नहीं पाती क्योंकि उसे बिल्ली से जुड़ी गंध परेशान करती है। अचानक वह रसोई से आवाजें सुनती है और ये देखने के लिए उठती है कि बिल्ली ठीक है या नहीं, लेकिन रसोई में वह अपने फादर को सूप पीते देखती है, जिसका मेन कंपोनेंट्स बीड ऑन ये है। उसी पल सियो येन घबराकर जाग जाती है और राहत की सांस लेती है जब वो देखती है कि बिल्ली उसकी बगल में है। हालांकि जब वो कंबल हटाती है तो उसे बिल्ली आंखों वाली लड़की का भूत दिखता है। डरकर वो रसोई में अपनी दवा लेने जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो फिर से हेलुसिनेशन कर रही है। सुबह सियो येन हॉस्पिटल जाती है। वहाँ वह अपने डैड के इलाज का बिल भरती है, जो साइकोथेरेपी हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन वो क्लियर कहती है कि वह उनसे मिलना नहीं चाहती। बाद में वह अपनी दोस्त बोही से मिलने जाती है। वहाँ वह महसूस करती है कि बोही का पालतू जानवर डिम्विट उसके साथ खुश नहीं है, क्योंकि बोही उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। जब सियो येन बोही के लिए बिल्ली को ढूंढने के लिए अलमारी में जाती है तो अचानक लाइट्स झपकने लगती हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। अचानक कोट्स के बीच से उस लड़की का भूत प्रकट होता है, जिससे बोही डर जाती है। उसकी चीख सुनकर सियो येन अलमारी में जाती है और देखती है कि बल्ब टूट गया है। जब वो बल्ब के पीछे देखती है तो उसे भी वही भूत नजर आता है। भूत के गायब होने के बाद वह देखती है कि बोही बेहोश पड़ी है। सियो येन तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है। डॉक्टर बोही को होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं जागती। इसके बाद
नर्सें बोही की डेड बॉडी को मर्च्यूरी ले जाने का फैसला करती हैं, जो बिल्डिंग की सबसे अपर फ्लोर पर है। सियो येन को अपनी दोस्त की डेड बॉडी के साथ लिफ्ट में चढ़ना पड़ता है, जिसे देखकर वो और भी घबरा जाती है। खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए सियो येन देखती है कि बिस्तर पर खून के 2 धब्बे बन रहे हैं। वो चादर हटाकर देखती है कि उसकी दोस्त जिंदा है या नहीं। तभी बोही अपनी आंखें खोलती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे सियो येन डर के मारे चीख पड़ती है। तुरंत नर्सें आकर उसे शांत करती हैं और सियो को एहसास होता है कि ये भी बस एक और हेलुसिनेशन था। घर लौटने के बाद सियो येन रात का खाना बनाने लगती है। चिकन काटते समय वो खुद को चाकू से काट लेती है। खून रोकने के लिए वो कागज का टुकड़ा लेती है और बीदानी के पास सोफे पर बैठ जाती है। जब वो देखती है कि बिल्ली सोफे पर गिरे खून को चाट रही है, तो उसे ये बहुत अजीब लगता है। वह फैसला करती है कि इस बिल्ली को उसके असली मालिक के पास वापस छोड़ देना चाहिए। वह मिसेस सुनक्यूंग के अपार्टमेंट तक जाती है और 11th फ्लोर तक सीढ़ियों से चढ़ती है। रास्ते में उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, जिससे डरकर वो भागकर मिस्टर सुंगमिन के दरवाजे पर पहुंचती है और घंटी बजाने लगती है। ठीक उसी समय जब भूतनी लड़की उस तक पहुंचने ही वाली थी, सुंगमिन दरवाजा खोलते हैं और उसे अंदर आने को कहते हैं। जब सुंगमिन बीदानी को देखते हैं तो वे सियो येन को बिल्ली को रखने के लिए बिग अमाउंट की पेशकश करते हैं। वह कहते हैं कि वो इस बिल्ली को कभी वापस नहीं चाहते, क्योंकि उनके मुताबिक ये उनके परिवार के लिए अपशगुन बन चुकी है। उनका दावा है कि उनकी वाइफ बार बार कहती थी कि घर में एक छोटी लड़की का भूत मौजूद है। ये सुनकर सियो येन समझ जाती है कि वह भी इसी बिल्ली के कारण इस भूतनी का शिकार हो रही है। अपनी दोस्त और मिसेस सुनक्यूंग जैसा अंत न हो, इस डर से सियो येन बीदानी को एक पार्क में छोड़ने का फैसला करती है। वह ट्रांसपोर्ट बॉक्स का दरवाजा खोलकर बिल्ली को आजाद कर देती है, लेकिन घर लौटते समय वह पार्क में बिना किसी डायरेक्शन के भटकती हुई एक बुजुर्ग महिला से मिलती है। सियो उसकी मदद के लिए उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है, जहां ऑफिसर उसे अप्रिशिएट करते हैं कि उसने एक अनजान महिला की मदद की। घर लौटने से पहले जुनसुक उसे घर तक सेफ छोड़ने की पेशकश करते हैं। रास्ते में सियो येन बताती है कि उसने बीदानी को पार्क में छोड़ दिया क्योंकि वह बिल्ली उसे अजीब लग रही थी। वह ये भी बताती है कि उसे शक है कि इन बिल्लियों ने अपने मालिकों को मरवाया है, क्योंकि बोही और मिसेस सुनक्यूंग दोनों बिल्ली गोद लेने के बाद मारे गए। जुनसुक ये सुनकर शेल्टर से कांटेक्ट करते हैं, जहां बोही की बिल्ली डिम्विट को ले जाया गया था। हालांकि उस रात ली उस बिल्ली को जानलेवा इंजेक्शन देने की तैयारी कर रहा होता है। जुनसुक शेल्टर में सुबह आने की बात कहते हैं, लेकिन ली इंतजार करने से मना कर देता है। जैसे ही वो डिम्विट को इंजेक्शन लगाता है, शेल्टर में रहने वाले कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें अनदेखा कर देता है। इंजेक्शन देने के बाद वह बिल्ली का फोटो खींचता है और उसे फर्नेस में डाल देता है, लेकिन जैसे ही वह भट्टी को जलाने के लिए झुकता है, उसे अपने पास किसी की अपीयरेंस का एहसास होता है। पीछे मुड़कर देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी भट्टी के अंदर से 2 हाथ बाहर निकलते हैं और उसकी गर्दन पकड़कर उसे अंदर खींच लेते हैं। भट्टी के अंदर वह भूतनी लड़की आग चालू कर देती है और ली जिंदा जल जाता है। उस रात सियो येन अपने घर में घबराई हुई होती है और वहाँ से भागने का कोई तरीका ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो डरकर पीछे हट जाती है। लेकिन फिर दोबारा देखने पर उसे महसूस होता है कि वह भूतनी गायब हो गई है। उसी समय जुनसुक का फोन आता है। वह सियो से कहता है कि वह उसके साथ एनिमल शेल्टर चले। अगले दिन सुबह पुलिस ऑफिसर उसे घर से लेने आता है। रास्ते में सियो को पता चलता है कि मिसेस सुनक्यूंग ने मरने से पहले अपने घर में एक भूतनी लड़की देखी थी। चौंकाने वाली बात ये है कि सियो ने भी बीदानी से मिलने के बाद उसी भूत को देखा है। कुछ देर बाद जब वे शेल्टर पहुंचते हैं तो दोनों ली को ढूंढने लगते हैं और वहां दीवार पर मारे गए जानवरों की सैकड़ों तस्वीरें लगी हुई पाते हैं। उन्हीं तस्वीरों में डिनविट की तस्वीर भी होती है। तभी दोनों को चैम्बर के अंदर से आवाज सुनाई देती है। जब वे उसे खोलते हैं तो उन्हें ली का जला हुई लाश दिखाई देता है। तुरंत वे शेल्टर के कर्मचारी को इन्फॉर्म करते हैं
और पता चलता है कि डिनविड को संगसू पार्क से बचाया गया था। वहीं से मिसेज सुनक्यू को 1 साल पहले बीदानी मिली थी। एम्प्लॉय यह भी बताते हैं कि हालांकि संगसू पार्क की बिल्लियां हेल्दी और फिट थीं, फिर भी कुछ लोकल रेजिडेंट्स ने उनकी शिकायत की थी। एज अ रिजल्ट पिछले महीने वहां से 8 बिल्लियों को शेल्टर भेजा गया था। जब सीओ ये समझने की कोशिश करती है कि जिन लोगों की मौत हुई उनके बीच क्या सिमिलैरिटी है, तो उसे एहसास होता है कि सभी की मौत बंद जगहों के अंदर हुई थी। यह फैक्ट उसकी क्लस्ट्रोफोबिया को और बढ़ा देता है। ये जानने के लिए कि शिकायतें किसने की थी, सीओ म्युनिसिपल असाइलम्स जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि शिकायत डोंगहा कॉन्डोमिनियम से आई थी, जो संगसू पार्क के पास है। मिंजाई बताती है कि संपत्ति के मालिकों ने दावा किया था कि बिल्लियों की वजह से उनकी संपत्ति का वैल्यू घट रही थी। उन्होंने बिल्लियों को एक कमरे में बंद कर दिया और रेस्क्यू टीम को उन्हें ढूंढने में 2 वीक लग गए। दर्जनों जानवरों में से केवल कुछ ही बच पाए और वो भी दरवाजे खुलने पर भाग निकले। घर लौटने पर सीओ को उसके बॉस का फोन आता है। वह उसे तुरंत पेट शॉप आने का ऑर्डर देता है। कॉल खत्म होने के तुरंत बाद सीओ शॉप पर पहुंचती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, बीदानी अंदर आ जाती है। गुस्से में हानवे बिल्ली को पकड़कर उसे एक ट्रांसपोर्ट बॉक्स में बंद कर देता है। फिर वह बॉक्स को स्टोरेज में रखकर उसे मारने के लिए मेटल के एक टुकड़े का यूज करता है, लेकिन इस दौरान स्टोरेज रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और भूतनी लड़की वहां आ जाती है। हानवे अपने कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनता है और पीछे देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी भूतनी उसके ऊपर कूद जाती है और अपनी बिल्ली जैसी नुकीली नाखूनों से उसे खरोंचने लगती है। हानवे दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। कुछ मिनट बाद सीओ पेट शॉप पहुंचती है और अपने बॉस को ढूंढने लगती है। तभी वह दरवाजे के नीचे से खून देखती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो हानवे की डेड बॉडी पड़ी पाती है। घबराकर सीओ तुरंत शॉप से बाहर निकल जाती है और जुनसुक के आने का इंतजार करती है। वह ये भी देखती है कि हमले के दौरान बीदानी स्टोरेज के अंदर ही थी। जुनसुक सीओ येन को डर के मारे जमी हुई अवस्था में देखता है और ये समझकर कि कुछ गलत हुआ है, वह पेट शॉप के अंदर जाता है। इस बीच बीदानी सीओ की ओर चलने लगती है। जब जुनसुक को हानवे की डेड बॉडी मिलती है तो वो सीओ से मिलने जाता है और तभी बीदानी वहाँ से चली जाती है। सीओ ये मान लेती है कि वह भूतनी लड़की की अगली शिकार होगी। इस डर से वह मरने से पहले जुनसुक से अपने इमोशंस का इजहार करने का फैसला करती है। उस रात सीओ एक बिल्डिंग में जाती है और देखती है कि वह भूतनी लड़की अभी भी वहीं है। वहाँ उसे वह बुजुर्ग महिला भी दिखती है जिसे उसने कुछ दिनों पहले सड़क पर भटकते हुए देखा था। वह महिला सीओ से पूछती है कि क्या उसने उसकी पोती हीजिन को सड़क पर चलते हुए देखा है। जल्दी ही सीओ को समझ में आता है कि वह महिला अल्जाइमर से सफरिंग कर रही है। उसकी सिक्योरिटी के लिए चिंतित सीओ ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वह महिला कहाँ रहती है। जैसे ही वह महिला कॉन्डोमिनियम के अंदर जाती है, सीओ उसका पीछा करती है और उसके अपार्टमेंट तक जाती है। वहाँ बुजुर्ग महिला सीओ से अपने कमरे में जाकर अपनी पोती को बुलाने के लिए कहती है। सीओ जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसे उस लड़की की तस्वीरें दिखती हैं जो पिछले कुछ दिनों से उसका पीछा कर रही थी। डर के मारे सीओ पूछती है कि हीजिन के साथ क्या हुआ था, लेकिन महिला कुछ कहने के बजाय सीओ की गर्दन पर एक स्कार्फ लपेट देती है। तभी हीजिन का डैड वहाँ आ जाता है। सीओ उससे पूछती है कि लड़की कहाँ, लेकिन वो आदमी उसे घर से बाहर निकाल देता है और फिर अपनी माँ पर हमला करता है। हमले के दौरान बुजुर्ग महिला उससे हीजिन को छोड़ देने की विनती करती है। ये सुनकर वह आदमी उसे उसके कमरे में बंद कर देता है। जब उसे ये एहसास होता है कि सीओ ने वायलेंस का ये सीन देख लिया है, तो वह दरवाजा खोलता है। सीओ डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। तभी उस आदमी को बिल्लियों के म्याऊं की आवाजें सुनाई देती हैं और वह अचानक बहुत सी बिल्लियों के हमले का शिकार हो जाता है। ये बिल्लियां मिलकर उससे अपना बदला लेती है। सीढ़ियां उतरते हुए सीओ बीदानी को देखती है और उसका पीछा करते हुए उस कमरे तक पहुंचती है जहां बिल्लियों की डेड बॉडी पाई गई थी। सीओ अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट की मदद से उस जगह की जांच करना शुरू करती है। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। सीओ दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत सी गुस्साई बिल्लियों से घिर जाती है जो उस पर हमला करने के लिए इकट्ठी हो जाती है। अपनी देखभाल करने वाली को खतरे में देखकर बीदानी सीओ की मदद करती है
और उसे वहाँ से निकलने का रास्ता दिखाती है। भागने की कोशिश करते हुए सीओ एक बॉयलर में चढ़ जाती है, लेकिन हमला बचाने की कोशिश में गिर जाती है। चौंक कर वो फिर से अपनी फ्लैशलाइट चालू करती है और वहाँ उसे उन जानवरों की डेड बॉडी दिखाई देती है जिन्हें मासकर के दौरान मारा गया था। उसके पास ही उसे बच्चों का एक लंच बॉक्स मिलता है और हीजिन की फुसफुसाहट सुनाई देती है। तभी हीजिन रेंगते हुए उसके सामने आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो सीओ पर हमला करने वाली होती है, वह उस स्कार्फ को पहचान लेती है जो उसकी दादी ने उसके लिए बुना था। ये देखकर वह स्कार्फ उतारती है और रोने लगती है। जीते जी हीजिन अपने पड़ोस में बिल्लियों के साथ खेलना बहुत पसंद करती थी, जिनमें बीदानी भी शामिल थी। जब उसने उन सभी बिल्लियों को उस कमरे में छुपा हुआ पाया तो एक पड़ोसी ने मकान मालिक को उन्हें खत्म करने का ऑर्डर दिया। ये सुनकर हीजिन ने कुछ बिल्लियों को बचाने के लिए उन्हें बॉयलर में छुपा दिया, लेकिन जब पड़ोसियों ने कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए तो वो खुद भी अंदर फंस गई। सीढ़ियाँ चढ़कर मदद बुलाने की कोशिश में हीजिन गिर गई और उसके सिर पर जोर से चोट लग गई। वह उठ नहीं सकी और कुछ घंटों बाद वही दम तोड़ दिया। जब सीओ को छोटी लड़की के ट्रैजिक पास्ट के बारे में सच्चाई पता चलती है तो वह हीजिन के दर्द को महसूस करती है। वो उसे कंसोलेशन देने के लिए वह उसकी दादी का बुना हुआ स्कार्फ उसके गले में बांधती है। इसके बाद सीओ हीजिन को गले लगाती है और उससे वादा करती है कि वह उसे इस जगह से बाहर ले जाएगी। कुछ ही मिनटों बाद जुनसुक वहाँ पहुँचता है और देखता है कि सीओ रो रही है और लड़की के शव को गले लगाए हुए है। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद सीओ उस साइकियाट्री हॉस्पिटल लौटती है जहाँ उसके डैड भर्ती हैं और इस बार वह उनसे मिलने का फैसला लेती है। हॉस्पिटल पहुँचने पर वह देखती है कि उसके डैड को डाइनिंग रूम में ले जाया जा रहा है। कुछ मिनटों तक अपने डैड से बात करने के बाद सीओ कार में लौटती है और गर्व से उन्हें बताती है कि उसने पहली बार लिफ्ट में सफर करने का साहस किया। जैसे ही जुनसुक कार स्टार्ट करने वाले होते हैं, सीओ को म्याऊं की आवाज सुनाई देती है। जब वह कार के नीचे झांकती है तो उसे एक बिल्ली दिखती है। वह उसे गोद लेने का फैसला करती है। इस तरह स्टोरी पूरी होती है। अगर आपको ऐसी फिल्में या सीरीज देखना पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस मूवी की एक्सप्लेन्ड वीडियो चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस मूवी की एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाने की। बाय द वे गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ही कर देना। शुक्रिया।